अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द मीट एंड ग्रीट शो विद रामीन सैयद। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और क्योंकि म्यूज़िक का मुझे ख़ुद भी बहुत शौक़ है, आपको व्यूअर्स जानते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी फील्ड से जो है वो एक प्रोफेसर को और जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है म्यूज़िकोलॉजी के, इसके अलावा फ़ोटोग्राफ़ी के डिपार्टमेंट को भी हेड करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, उनसे आपकी मुलाकात की जाए और इसके अलावा उनसे बातें की जाएँ इस फील्ड के हवाले से, स्टूडेंट्स के हवाले से और जो म्यूज़िक आजकल पाकिस्तान में जो सिनेरियो इस वक्त है रीसेंट, उसके बारे में इनसे बात की जाए। चलते हैं जनाब इसरार चिश्ती की जानिब। जी सर, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक ठाक मैम। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, पहले तो चिश्तिया घराने से आपका ताल्लुक़ है, पहले तो मुझे उसके बारे में थोड़ा बताइए, सिलसिले के बारे में बताइए। हाँ रामीन, सिलसिला चिश्तिया जो है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह से वाबस्ता है ये घराना जिससे मेरा ताल्लुक़ है। सिलसिला चिश्तिया जो है इन्होंने हमारे बुज़ुर्गों ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब बर सग़ीर में आए हैं, ये दौर मुग़लों से भी बहुत पहले का दौर था, तुतमश का दौर कहते हैं ऐसे, सुल्तान तुतमश। तो तब ये बुज़ुर्ग जो थे वहाँ से तशरीफ़ लाए थे, ईरान से, चिश्त एक इलाका है वहाँ से, और इन लोगों का काम होता था कि अपना इस्लाम का जो पैगाम है, जो हिदायत है, उसको एक किस्म की एक ड्यूटी होती थी इनकी, मुख्तलिफ़ जगहों पे ये अपने इनके समझ ले मुर्शद जो थे वो इनको एक इलाका के वहाँ पे आप, तो तब ये यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे हाँ इस्लाम की तबलीग के लिए। जब वो यहाँ रहे बहुत अरसा और उन्होंने यहाँ के लोगों को का मिजाज देखा, उनका स्टडी किया पूरा, उन्हें लगा कि मौसीकी के रंग में ही अगर इन्हें हिदायत देंगे तो ये इनकी समझ में आएगी। कितनी ज़बरदस्त बात, बिल्कुल ऐसी। आज़म चिश्ती साहब, उनको प्राइड ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस बिल्कुल उनको मिल चुका। अब्बा जैसा कि आप जानते हैं आज़म चिश्ती, नात के हवाले से मेरे अब्बा का नाम जो है वो भारत सरकार दो आलम की नात के हवाले से बहुत बड़ा एजाज़ है हमारे ख़ानदान के लिए कि वो ना सिर्फ ये कि फ़ारसी दान थे, शायर थे, नात गो भी और नात ख़ानी भी वो करते थे। तो वो वही मैं कहा ना, चिश्ती जो हैं वो मौसीकी की सरपरस्ती करते रहे हैं हमेशा, और उनका ये काम रहा है कि वो अपने मज़हब में रहते हुए, अपने उन तमाम दायरों में रहते हुए मौसीकी करने वालों से शफ़क़त करें और मौसीकी की प्रमोशन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात की। अच्छा सर, हमें जो है वो पता नहीं चलता है कि हमने क्या करना है आगे जाके, और हम कुछ कर रहे होते हैं, बन कुछ जाते हैं। आपके एक तो ख़ानदान की तरफ से आपको जो है वो मिला मौसीकी का फ़न, तो आप क्या समझते थे? आपको पहले से पता था कि मैंने आगे जाके इसी को करना है? नहीं। अब मैं फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में जब आया हूँ तो मैं FSC कर चुका था और मेरा मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी हो गया था, लेकिन मुझे ऐसे वो आखिरी दिनों में, वो जैसे आप वो इंडिया की फिल्म में देखते हैं ना, शाहरुख को आखिरी वक्त पे जब वो लगन मंडप के ऊपर उसको पता चलता है कि मुझे तो इस लड़की से मोहब्बत ही नहीं है, तो वही मैंने अब अब्बा से जाके डरते डरते कहा, हुक्का पी रहे थे और कुछ लिखते रहते थे सारा दिन किताबों के एक अंबार के साथ, तो मैंने उनसे कहा कि, कहते हाँ जी क्या बात है, तो मैंने कहा जी मैंने वो ये था कि मैं मेडिकल नहीं करना चाहता। अच्छा थोड़ी देर रुके, सोच के कहते फिर, मैं कहा जी मैंने फ़ाइन आर्ट्स में जाना है। तो बस ऐसे हल्का सा कुछ पूछा, अच्छा ठीक है, उधर कोई बाल बच्चे की रोटी रोज़ी हो चल जाएगी? मैं कहा जी चल जाएगी आपकी दुआ से। अच्छा ठीक है, जो तेरा दिल करता है। तो मैं फिर नेक्स्ट डे मैंने जाके तो फॉर्म जमा करा दी। तो तब कुछ ऐसी, खैर अब भी ऐसी नहीं है, पाबंदी नहीं थी कि प्री मेडिकल में मेरा FSC थी, मार्क्स बहुत अच्छे थे, तो लेकिन ड्राइंग भी मैं कुछ करता रहता था बचपन में, तो बहरहाल मैंने वहाँ पे उसको कर लिया और फिर मुझे लगा कि मैंने वही किया जो मेरे अंदर था। शुक्र है कि मैंने
यही चीज़ होती है। और शुक्र अदा करना, मतलब मैं ये समझती हूँ कि आपको कोई पछतावा नहीं रहना चाहिए आगे जाके कि मैं ये करना चाहता था लेकिन मैंने नहीं किया। और जो रीज़न्स दी जाती हैं, लोग जो देते हैं, स्टूडेंट्स जो हमारे देते हैं रीज़न्स, वो ये देते हैं कि पेरेंट्स ने कहा था तो हमने ये कर नहीं दिया। ये हमारे रामीन बड़ा मसला है, बहुत बड़ा कि हम बच्चों की बचपन से जो जिसे कैरियर काउंसलिंग कहते हैं, कैरियर काउंसलिंग का तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं हमारे यहाँ नहीं है, हालांकि ये बहुत अहम है। वो बाहर के मुल्कों में हम देखते हैं, कभी जाते हैं तो, और वहाँ पे इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस और इस तरह की होती हैं ना, तो स्कूल्स जो होते हैं वो अपनी बच्चों की मॉनिटरिंग करने के लिए उनको इस तरह की जगहों पे ले जाते हैं, उनको छोड़ देते हैं, देखते हैं कौन सा बच्चा किस स्टॉल पे ज़्यादा जाता है। कोई कारों के स्टॉल पे जा रहा है, कोई रंगों के साथ खेल रहा है, कोई बुक्स में ज़्यादा कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग की उस स्टॉल में चला गया। इससे वो उसका इंक्लाइन चेक करते हैं, आहिस्ता 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 फिर उसको उसी तरफ लेके जाते हैं। इसीलिए वो जो शख्स जिस फील्ड में भी वहाँ है एक उसमें एक्सीलेंस हासिल करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये बड़ा अलमिया है पाकिस्तानी माशरे का कि ज़्यादातर माँ बाप की प्रेशर की वजह से हम नहीं कर पाते जो कर रहे हैं, लेकिन बहुत आपके लिए अच्छी बात थी कि आपके फादर ने आपको इतना सपोर्ट किया। बहुत सपोर्ट, बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, आपने सीखा है मौसीकी को प्रॉपर? जी बिल्कुल, मैं मुझसे जो मेरे बड़े भाई हैं, है बल्कि कहता हूँ मेरा दोस्त ही है वो, जमशेद मुझसे थोड़ा सा बड़ा है, तो हमारी दोस्ती रही हमेशा। उसने ये हिम्मत करके अब्बा से पूछा था, उसको मुझसे कहीं ज़्यादा शौक़ था। वो इस वक्त माशाल्लाह जमशेद चिश्ती उनका नाम है, और वो गवर्नमेंट सिविल लाइंस कॉलेज में शोबे फ़ारसी के हेड हैं। जी हाँ, वो फ़ारसी जो हमारी फैमिली में है वो जो और शायर भी बहुत अच्छे हैं। और उसने अब्बा से पूछा कि हम म्यूज़िक सीखना है, तो मैं भी फिर उसके साथ जाता था, तो क्लासिकल म्यूज़िक की तालीम लेना शुरू की, और फिर मैंने वहाँ तबला सीखना शुरू कर दिया, फिर मौसीकी की तालीम, और तो इकट्ठा ही होता था साथ। शायरी वायरी घर से चलती थी, उसका क्या था, मौसीकी को बाकायदा सीखा, और कोशिश की है कि अच्छा सुनना आ जाए। अच्छा सुनना कितनी बड़ी बात कहती है, मतलब बिल्कुल भी ज़ौक़ नहीं होता हमारे अंदर कि हमने सुनना किसी। मैं समझता हूँ सुनना यार, बिल्कुल सुनना। सर अगर आप हमें कुछ सुना दें अपनी मौसीकी जो सीखी है आपने। भैरवी राग उसको कहते हैं, सदा सुहागन भैरवी है, तो ये ग्वालियर घराने की बंदिश है। बाट चलत नई चुनरी रंग डारी, बाट चलत नई चुनरी रंग डारी है, ऐसो है बेदर्दी बनवारी, ऐसो है न डर डरत न काहू से लंगर, अपनी धींगा धांगी करत है न डर, हे मोरे राम, हे मोरे राम, हे मोरे राम, बाट चलत नई चुनरी रंग डारी, हे ऐसो है बेदर्दी बनवारी बाट। यस क्या बात, मज़ा आ गया सर सुन के। और मैं तो मुझे पर्सनली, क्योंकि मुझे शौक़ है थोड़ा सिंगिंग का और मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, तो मुझे शौक़ है कि मैं क्लासिकल सीखूँ। और मतलब आप बस जितना बड़ा शौक़ है उतना बड़ा जिगरा पैदा करें और उतना टाइम दें उसे, टाइम दें। और जो माँ बाप हैं ना हमारे, वो बस वो। लेकिन रामीन, मैंने ज़िंदगी में बहुत से शौक़ इकट्ठे किए हैं, और ये नहीं हुआ कि किसी शौक़ को मैंने, या पता नहीं मेरे कोई ये अनफॉर्चुनेट है या फॉर्चुनेट, आई डोंट नो कि ये कोई अच्छी बात है या बुरी बात है। जिस काम में भी मैं पढ़ा हूँ, मेरा एक तो दिल लग जाता है हर काम में, पता नहीं क्यों वरना ठोकर लगी है तो बंदा वो काम ही छोड़। तो तबला सीखना शुरू किया, तो मैंने ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गोल्ड मेडल लिया, मियाँ शौकत हुसैन खान साहब की शागिर्दी की, इतने बड़े उस्ताद। गाना सीखना शुरू किया तो ग्वालियर घराने से उस्ताद खालिद रऊफ़ साहब से सीखना शुरू किया, उनसे सीखा, ये सारे रागों की तालीम उनसे हासिल की, ग्वालियर घराने के वो शागिर्द। और उसके बाद फिर ये हमारी खुशकिस्मती, मैं और जमशेद मुझसे बड़े जो हैं, हम दोनों
मेहदी हसन खान साहब के बाकायदा गिराबंद शागिर्द हुए। अरे ज़बरदस्त। यस, गज़ल की गायकी में। मैं जानना चाहूँगी इस एक्सपीरियंस के बारे में। अच्छा, ये मैं मुझसे जो बड़ा जमशेद है, जमशेद को बहुत खान साहब का वो दीवाना था बचपन से, तो खान साहब की शागिर्दी अच्छा मैं झिझकता था, थोड़ा सा झिझकता था। अच्छा। गाता मैं भी था मेहदी हसन खान साहब को, लेकिन वो अब्बा का लाडला बहुत था। अच्छा। वो अब्बा से इजाज़त ली म्यूज़िक सीखने की, लेकिन जब खान साहब की शागिर्दी की तब अब्बा इस दुनिया में नहीं रहे थे। खान साहब लाहौर आते थे तो ये चला जाता था उनके पास जाके बैठना, फिर मैं भी साथ कभी चला जाता था। अच्छा, गाड़ी मैं चलाता था। अच्छा। ये ड्राइव कम करता था, मैं ज़्यादा करता, तो ये मैं साथ चला खान साहब को, उनके पाँव छुए बैठे। अब तो ये उनसे आहिस्ता आहिस्ता इसने ये भी ख्वाहिश का इज़हार किया शागिर्द होना, फिर इसको सबक वक्त लेता रहा। गाना तो हम सीख ही रहे थे, गाते थे, लेकिन अब मेहदी हसन खान साहब जैसी जो रिफाइंड गाना है इतना, उस मकाम को, वो फिर उनकी रस्म शागिर्दी तय हो गई जमशेद की। रस्म शागिर्दी जमशेद की थी। मैं इसी तरह वीडियो बना रहा था, जैसे ये खड़े हैं मैं वीडियो बना रहा। अच्छा। तो मेरे उस्ताद हैं जो फ़ाइन आर्ट्स के, हम मेरे गुरु भी हैं, मेरे उस्ताद हसन शाह नवाज़ ज़ैदी साहब, वो मेहदी हसन खान साहब के कान में कुछ कहने लगे। उन्होंने कहा कि ये अपने छोटे को नहीं सुना। अच्छा। तो उन्होंने, खान साहब कहते हैं गाता है ये? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल गाता है। मुझे कहते हैं इधर आओ, तुम हमेशा आते हो, मिलते हो, तो कभी मुझे गाना नहीं सुनाया। मैं कहा जी मैं आपको कैसे सुना सकता। तो खान साहब ने कहा बैठो। अच्छा। बाजा बजाओगे खुद? मैं कहा जी बजाऊँ। खैर मेरे हाथ पाँव ठंडे, तो मेहदी हसन खान साहब की ही की एक गज़ल मैंने फिर उन्हें सुनी। अच्छा, खान साहब इतना खुश हुए, उसकी वीडियो भी है मेरे पास तब पर। खान साहब बहुत खुश हुए और कहा कि बिल्कुल शागिर्द करेंगे इसे भी। और फिर मेरी उसी वक्त भागे धागे वागे नजराना पेश किया, और आई वाज सो हैप्पी। और ज़ैदी साहब का मैं ये एहसान कभी भुला नहीं सकता कि इतना बड़ा नाम उनको उनकी शागिर्दी में मुझे जाना जो है वो ज़ैदी साहब की वजह से नसीब हुआ। कितना खूबसूरत एक्सपीरियंस होगा, यानी कि मेहदी हसन साहब को हम कितना ज़्यादा एडमायर करते हैं, उनसे बड़ा बहुत बड़ा गायक, इतना बड़ा नाम कि वो तौबा। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, अगर ये कहा जाए कि वालिद साहब के बाद आपके आइडियल जो है वो मेहदी हसन साहब है, तो ये ठीक? देखिए, अब्बा जो हैं वो तो मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा आइडियल है कि जिनकी शख्सियत में रूहानियत, जितनी रूहानियत, इल्म, दोस्ती भी उसी कदर। एक लफ्ज़ कहते थे, जो शख्स रात को कुछ मुतालिया किए बगैर सो जाता है वो जानवर है। ये बात जो है दिमाग में बैठ गई बचपन में। अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा कुछ पढ़ो, मुतालिया करो और पढ़ते रहो कुछ ना कुछ आगे से आगे। तो उनकी हस्ती तो इतने पहलू हैं, शायरी, मौसीकी से मोहब्बत, सुरशनासी और फ़नकारों से मोहब्बत करना सिखाया, और दोस्ती क्या होती है, ताल्लुक़ को निभाते कैसे हैं, पता नहीं क्या क्या। तो मेहदी हसन खान साहब का तो सुर है ना, वो उस सुर के तो हम ग़ुलाम हैं। अच्छा, अगर आज के कुछ हवाले से बात की जाए, म्यूज़िक के हवाले से बात की जाए, पाकिस्तानी देख लें या इंटरनेशनल देख लें, पुराने वक्तों के जो गाने थे और अब जो गाने बन रहे हैं, अगर इनका मवाजना करें, मवाजना एक तो बनता है या नहीं, पहले तो मेरा यही सवाल है। अगर बनता है तो फिर आप क्या देखते हैं कि कौन से ज़्यादा बेहतर थे या क्या अब इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या समझते हैं? देखिए रामीन, एक चीज़ है जिसे कहते हैं चेंज। किसी ने कहा है कि नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस यूनिवर्स बट चेंज, चेंज इज़ परमानेंट। और इकबाल ने भी इसको कुछ इस तरह कहा है कि सबात एक तगय्युर को है ज़माने में, यानी कि चेंज होनी है। लेकिन होता यह है कि हम जैसे ग्लोबलाइजेशन हुई है, तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर हम ज़रा अपनी आइडेंटिटी खो गए हैं। जब मुख्तलिफ कल्चर्स एक ही स्क्रीन पे आपको एक पल में नज़र आ रहे हैं,
अब वहाँ पे अपनी आइडेंटिटी कायम रखना एक काम है। अब ये काम ज़रा कड़ा है, उसके लिए हुकूमतें भी काम करती हैं, इदारे भी काम करते हैं, इंडिविजुअल्स भी काम करते हैं, और जो तो कर रहा है वो अपनी आइडेंटिटी लेके खड़ा है। और जो ढीले हैं, अब हुकूमत की तरफ से भी ढीले हो गए, अब जो इदारे हैं हमारे वो उसमें चैनल्स भी आ जाते हैं, उसमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो म्यूज़िक को कर रही हैं, अब वो कितना इन्फ्लुएंस कबूल कर रही हैं। मिसाल के तौर पे कोक स्टूडियो है, अब कोक स्टूडियो बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक तो ये है कि इसकी वजह से वो वाला कलाम या वो चीज़ें जो शायद बहुत मध्यम पड़ जाती, बुल्ले शाह अगली नस्ल तक ट्रांसफ़र हो गया, इस तरह का जो कलाम है सूफियों का वो आगे चला गया। लेकिन एक गिला है मेरा, वो ये है कंपोजिशन ओरिजिनल नहीं बन रही, बांझ हुए पड़े हैं हम सारे, मैं सच कह रहा हूँ। नई कंपोजिशन नहीं बन रही, पुरानी कंपोजिशंस उठाते हैं, उसमें कुछ मसाला डालते हैं, कुछ रीअरेंज करते हैं उसको, उसमें नए इफेक्ट्स डाल देते हैं, और या किसी और कंपोजिशन को जो उस स्केल से मिलती हो उसको साथ ज़रा थोड़ा सा उसका उसके अंदर वो तड़का लगा देते हैं। ओरिजिनल नहीं। अब एक कंपोजिशन ओरिजिनल, उससे के अलावा भी शायद कोई हो, एक मेरी कंपोजिशन गाई थी कोक स्टूडियो में अली ज़फ़र ने। किस सीज़न में? वो बहुत कम सुनी गई क्योंकि लोग ज़रा जो पहले से चीज़ें हैं उन्हीं को ज़्यादा हम जैसा मिजाज बना देते हैं। आज दिने वेड़े विच यादा वाला खेस पा के, ये अली ज़फ़र की माई कंपोजिशन। तो ये ऐसे शाहनवाज़ ज़ैदी सब मेरे उस्ताद, उन्होंने ये नज़्म लिखी थी, पंजाबी की है। तो मैं बाजे पे बैठा उसको उसकी कुछ धुन बना रहा था, बनाई मैंने। तो ऐसे ही अली ज़फ़र वाज सिटिंग ओवर देयर, क्योंकि मैं जब तब की बात बता रहा हूँ जब हम गाते थे। अली ज़फ़र के अब्बा जो हैं वो बुनियादी तौर पे मेरे उस्ताद रहे हैं ड्राइंग के, डिज़ाइन ड्राइंग के। तो वो ये छोटा होता था, हमारे घरों में महफ़िलें होती थी, बहुत मुलाकातें। जब मेहदी हसन साहब से मेरी शागिर्दी की रस्म थी, ये इतना सा था और ये सामने बैठ के सुन रहा था। हाँ, तो ये बड़ा इससे मेरा प्यार है, और ये हमेशा मुझे कहता था चिश्ती अंकल गाने का इसको बड़ा शौक़ था। तो इसका बड़ा टोन इसका बहुत अच्छा है, किशोर को ये बहुत फॉलो करता है, और ही इज़ वेरी ब्राइट, कुछ ना कुछ नया भी करता रहता है। तो ये इस तरह मतलब चल। अब वो एक कंपोजिशन कोक स्टूडियो में ओरिजिनल रही है। अब ओरिजिनल को हज़म करना ज़रा मुश्किल होता है। हम हमेशा देखिए, ये मिजाज बनाना पड़ता है कौम का। आप एक दफ़ा स्ट्राइक करते हैं, नहीं फिर स्ट्राइक। हम एडवर्टाइजिंग डिज़ाइन पढ़ाता हूँ मैं, तो मुझे पता है कि व्हाट इज़ हैमरिंग। थ्रू एडवर्टाइजिंग हम हैमर करते हैं अपनी प्रोडक्ट का या अपना कोई टैग लाइन व्हाटएवर, हम उसको हैमर करते हैं अपने कंज्यूमर पे, हमारा टारगेट जो भी होगा। तो ये हैमरिंग करनी पड़ेगी, लोगों को ये आदत डालनी पड़ेगी। नई चीज़ सुनो। हम एक शख्स से 72,000 दफ़ा एक गाना सुना हुआ, जब वो स्टेज पे आता कहते हैं वो वही सुनाओ। ये आमियाना मिजाज है, ये ख़ास करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ काम करना पड़ता है, और कुछ यही इसी तरह के प्लेटफॉर्म्स को एक अच्छे तरीके से, अब नए सिलेके से वो बात करें। हम ये नहीं कहते कि दौर नया है तो नए तरीके से बात रहा हूँ। सेट बदल दें, आप अपीयरेंस बदल सकते हैं, लेकिन अपनी हस्ती को क्यों बदल रहे हैं? हम जिस मिट्टी में हैं उसकी खुशबू तो आनी चाहिए। ऐसे ही। और कोक स्टूडियो को तो बल्कि इस सीज़न में सीज़न 10 जो देखा गया उसमें बहुत ज़्यादा रिवाइवल थे पिछले गानों के। और नहीं, कोक स्टूडियो का कंट्रीब्यूशन है। मैं समझता हूँ कि देखिए, हमें वो गायक भी सुनने को मिल रहे, और वो पॉपुलर हुए दोबारा, जो बहुत छोटे प्लेटफॉर्म्स पे रहे, और बड़े फ़नकारों के साथ या मशहूर जो स्टार्स हैं उनके साथ उनको मौका मिला। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कहता हूँ इसमें ओरिजिनल काम भी होना चाहिए। बिल्कुल, मैं अभी यही बात कहने लगी थी कि जो पुराने लोग हैं जो सुनते रहे हैं, जिनको म्यूज़िक की बहुत ज़्यादा सेंस है, वो बड़ी तनकीद करते हैं वो तो है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि आज वैसे से मेरी मामा अगर सुन रही हो बैठ के, तो वो ये कहती हैं कि ये तो सारा सत्यानाश कर दिया इस गाने का, ये गज़ल तो बिगाड़ दी इन लोगों ने, पता नहीं क्या कर दिया। जब कोई काम करता है तो तनकीद के लिए भी उसे तैयार रहना चाहिए। कुछ लोग काम ही नहीं करते। मैं ये इस बात पे ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा कि बहरहाल काम उन्होंने किया है,
थोड़ा सा ये चाहिए कि ओरिजिनलिटी की तरफ इंक्लाइन हो उनका। तो आप क्या देख रहे हैं कि फोक म्यूजिक और इस बहुत पॉपुलर है और हो रहा है, हो रहा है पूरे इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये जो रीजनल गाने बनते हैं जो मुख्तलिफ ज़बानों के बनते हैं, सराइकी म्यूज़िक है, इसी तरह पंजाबी तो खैर डोमिनेट करता ही है हर जगह, लेकिन सराइकी है, बलूची गाने या पख्तून जो गाने हैं, आप क्या समझते हैं कि वो इतने मेयार के बन रहे हैं? मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो जनरल ऑब्जर्वेशन वो ये है कि कोक स्टूडियो के थ्रू जो आते हैं इस तरह के फोक या रीजनल जिनको हम कह लें गाने वो चलते हैं, लेकिन जो वैसे बन रहे हैं जो प्राइवेट जो होती हैं कॉम्पोजिशन वो जो बन रही है वो इतनी पॉपुलर नहीं होती। अच्छा नहीं, फोक के तौर पे आम तौर पे तो फोक के अपने पैटर्न्स होते हैं, अगर जिसके हम ओरिजिनल फोक कहते हैं। ओरिजिनल फोक के तो पैटर्न्स हैं वो देहाती इलाकों में या पंजाब के जो फोक जिसे हम कहते हैं चिट्टा कुकड़ बने रहे थे, उसकी जो भी धुन है, ये शायरी, इसके लिरिक्स और इसकी कंपोजिशन ये किसी एक बंदे के खाते में डल ही नहीं सकती। ये सदियों के प्रोसेस से ये खुद ही कंपोजिशंस बनी हैं, कोई हम इसका लिरिसिस्ट ढूंढ नहीं सकते कि इसको किसने लिखा होगा। अब इसी तरह कोई इजाफा करता जाए तो वो होता जाता है, कोई नए नए मौज़ूआत उसमें शामिल करते जाएं तो, लेकिन ये बुनियादी तौर पे रीजनल म्यूज़िक का एक दायरा ज़रा छोटा होता है। लेकिन अब एक चीज़ है दुनिया में जिससे विच इज़ कॉल्ड, एक लफ्ज़ होता है ग्लोबल और एक होता है लोकल। अब इन दोनों को मिला के एक वर्ड दुनिया में यूज़ किया जा रहा है विच इज़ ग्लोकल। अब ग्लोकल का मतलब ये है कि कोई चीज़ जितनी उसकी इंडिजिनस वैल्यू होगी, जितनी लोकल होगी, उतनी इंटरनेशनली स्टैंड करेगी। जितना लोकल हो जाता है कोई आर्ट, उतना इंटरनेशनली स्टैंड आउट करता है। ग्लोबलाइजेशन के अंदर अपनी आइडेंटिटी के थ्रू आप पहचाने जाते हैं, तो इसलिए हम अपनी कंपोजिशंस और अपनी चीज़ों के साथ ज़्यादा पहचाने जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, अगर आप कुछ नातिया कलाम या जो आपके फादर की तरफ से था वो अगर हमें कुछ अशार सुना सकें। अज सिख मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है। लूं विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाइयां क्यों झड़ियां, अज नैना लाइयां क्यों झड़ियां। मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाट नूरानी है। हाय काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है। मखमूर अखीं हैन मद भरियां, अज सिख मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है। लूं विच शौक चंगेरी है,
अजनैना लाया क्यों झड़ियाँ। बहुत ज़बरदस्त समाज से बन जाता है। और मतलब मौसीकी की तो मेरे ख्याल से ये खासियत ये है, मेरे अब्बा का स्टाइल है, ये मैंने वो आपको बहुत ये मखसूस उनका स्टाइल मैंने पेश किया ऐसे। बहुत अच्छा। सर आपके कोई प्लान्स आगे म्यूज़िक से रिलेटेड, कुछ बड़ा प्रोजेक्ट कोई अगर आ रहा है? देखिए मैं समझता हूँ कि अभी ये जो डिपार्टमेंट ऑफ म्यूज़िक ये बड़ा एक ऐसी काविश है कि इससे पहले इट वाज द फर्स्ट एवर डिपार्टमेंट ऑफ म्यूज़िक और म्यूज़िकोलॉजी इन एनी पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। मास्टर डिग्री, एमए की डिग्री ये डिपार्ट हम दे रहे हैं। और ये इसके अंदर वो लोग भी आते हैं जो घरानों से भी ताल्लुक़ है पीछे उनकी, और वो भी आते हैं जो नहीं हैं। हम हर तरह से उनको अकोमोडेट करते हैं और सर्टेनली उनको एक टेस्ट में से गुजरना पड़ता है। हम ये चेक करते हैं कि इसके अंदर म्यूज़िक की चिप लगी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है वो गायक बने, हो सकता है वो स्कॉलर बन जाए। जो गायक नहीं बन सकते उनको हम स्कॉलर बना दें, म्यूज़िक के स्कॉलर बने। अभी देखें, अभी तक जो काम नहीं हुए थे मैं बताता हूँ। ये जो घराने हैं म्यूज़िक के, ग्वालियर है, किराना है, पटियाला घराना है, शाम 84 घराना, इनके ऊपर हमने थीसिस लिखवाए, पूरा डाटा इकट्ठा किया, पूरा उस घराने के मुतालिक लोगों के इंटरव्यू, और ये एक काम है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स हम जो है वो अपने स्टूडेंट्स के थ्रू करवाते हैं। मैं समझता हूँ ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुआ यहाँ पे म्यूज़िक, और इन चीज़ों को इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए। और भी इदारों में जो है मौसीकी का बाकायदा डिग्री कोर्सेज होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट्स आते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में भी, म्यूज़िकोलॉजी तो खैर एक पूरा डिपार्टमेंट है इसके लिए, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स आते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के म्यूज़िक बेसिस पे, सिंगिंग बेसिस पे। आप भी ट्रायल्स आपने कभी अटेंड किए होंगे? जी मैं करता हूँ। तो आप क्या देखते हैं, बच्चे सीख कर आते हैं या बगैर सीखे आते हैं, उनको किस तरीके से आना चाहिए? अच्छा, जो नहीं भी सीखे होते, मैं समझता हूँ पहले पिछले दरमियाने कुछ दौर से ज़्यादा अब पैशन है इस वक्त। जब हम यूनिवर्सिटी में आए थे, इट वाज अराउंड 86 87 पढ़ने आए थे जब हम वहाँ पे दाखिल, तब से अब कहीं ज़्यादा है। चैनल्स भी हुए, खुले हैं, लोगों में मौसीकी का बच्चों में शौक़ बढ़ा है। और जो शायद फैमिली के जो प्रेशर्स होते थे कि मौसीकी में क्यों, मौसीकी या गिटार क्यों पकड़ी, अब लोगों में अब जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ गई है, और ये बड़ी अच्छी बात है। और ये बेहतर हालात हैं पहले से। ठीक है। अच्छा, आज की नस्ल, जैसे कि आपने कहा कि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा, बल्कि इस फील्ड में ही नहीं बल्कि ज़्यादातर जो है वो मेन स्ट्रीम फील्ड्स जो हैं उसको तो अब स्टूडेंट्स चाहते ही नहीं है उसमें आए, प्रेशर के तौर पे चले जाते हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, बाकी फील्ड में ज़्यादा मुतहरक होते हैं, फोटोग्राफी हो गई और म्यूज़िक हो गया। तो आप क्या देखते हैं, पाकिस्तान में इन चीज़ों का स्कोप अभी है, आ चुका है? नहीं, बहुत है। देखिए ये जिन सॉरी मैं अभी बात कर रही हूँ कि लोगों को, माँ बाप को ज़्यादातर ये टेंशन होती है कि रोटी नहीं। सर्टेनली देखिए, हमारे यहाँ चूँकि बुनियादी मसला है, या तो कोई वेलफेयर स्टेट हो जहाँ पे आप को बग़ैर किसी, अगर नहीं भी कमा रहे तो भी गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलते हैं। यूरोप में आप चले जाएं तो अगर वो जो वहाँ का शहरी है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम चेक कीजिए, इसको पता है कि दिस इज़ कॉल्ड उमर लॉ। इंग्लैंड में इसका नाम उमर लॉ रहा है। हज़रत उमर के एक कॉल पे था ये, वो जो उनका एक कॉल था कि फुरात के किनारे एक कुत्ता भी अगर भूख से मरता है तो उसका खून उमर की गर्दन पे हो। इस कॉल के ऊपर यूरोप ने उमर लॉ बनाया कि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटी रोजी ऑफ एवरीबॉडी। तो ये वहाँ है, तो हमारे ऐसा है नहीं, तो इसलिए लोग परेशान होते हैं। वहाँ परेशानी नहीं है, कुछ भी चूज़ करें, उनको पता है कि इसको ये मसला नहीं होगा, इसके बच्चे होंगे तो भी इसको, वहाँ पे ये मसला नहीं। हमारी इकोनॉमी का मसला है और बहुत सारे मसले हैं जिसकी वजह से ये मसाइल। जो अब लोग जो गा रहे हैं, जैसे ये जो
अली ज़फ़र भी खैर अब उनको भी हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन जो नए सिंगर्स आ रहे हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं, उनमें से आपका पसंदीदा कौन सा है? अच्छा, मुझे खैर नए जितने भी हैं ये सभी अच्छे लगते हैं कि आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा, मुझे सभी पसंद है। मैं ये समझता हूँ कि काम कर रहे हैं, म्यूज़िक में आ जाना बड़ी बात है। जिनका ताल्लुक़ पीछे से म्यूज़िक के घरानों से नहीं भी है वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका है वो भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं तो अभी उस शायद टीचिंग प्रोफेशन में आने के बाद, या चूँकि म्यूज़िक से भी मैं एक प्रमोटर के हैसियत अपने आप को ज़्यादा समझता हूँ कि मैं म्यूज़िक की प्रमोशन के लिए कुछ हम करते रहते हैं और करता रहना चाहिए। बीइंग ए चिश्ती भी मेरा मुझे लगता है कि ये हमारे ख्वाजा साहब की एक रिवायत है, तो इसको सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए मुझे सभी पसंद है। मैं कहता हूँ जो गा रहा है वो गाता रहे और अच्छा गाए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मौसीकी का कौन सा जॉनरा आपको ज़्यादा पसंद है? अच्छा हाँ, बड़ा मुश्किल है, लेकिन सभी जॉनरास पसंद हैं। पता नहीं, कई दफ़ा मूड पे डिपेंड करता है। ये जो हमारी कव्वाली है, सुनना, देखो सुनने में तो खैर बहुत ही सारी चीज़ें हैं, लेकिन गाते हुए मुझे एक तो गज़ल बहुत पसंद है, और दूसरा सर्टनली सूफियाना जो हमारा म्यूज़िक है, वो क्लासिकल बेस है, वो भी मैं उसको भी ये नहीं कह सकता कि वो, अब कई दफ़ा क्लासिकल सुनते हैं तो हम बड़े बड़े गायकों के लगा के उसको सुनने का, अब उसके सुनने की ट्रेनिंग चाहिए। हर बंदा उसको उससे हिज़ नहीं उठाता, वो कहते हैं कि यार अभी तो ये एक ही लफ्ज़ को बार बार कहते जा रहे हैं तो लेकिन हम तो खैर उसका मज़ा लेते हैं। अच्छा, सूफियाना या गज़ल में से अगर आप कुछ चंद अशार सुनाना चाहें? मेहदी हसन खान साहब की एक गज़ल है, तेरी खुशी से अगर गम में भी खुशी ना हुई, तेरी खुशी से अगर गम में भी खुशी ना हुई, ये ज़िंदगी तो मोहब्बत की ज़िंदगी ना हुई, तेरी खुशी से अगर गए थे हम भी जिगर जलवागाहे जाना में, गए थे हम भी जिगर जलवागाहे जाना में, वो पूछते ही रहे हमसे बात भी ना हुई, वो पूछते ही रहे हमसे बात भी ना हुई, तेरी खुशी से अगर। बहुत ही खूबसूरत, पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाती हैं ये चीज़ें, और मैं तो हमेशा खो जाती हूँ। अच्छा, फोटोग्राफी भी आप करते हैं, तो उसके बारे में भी एक दो सवालात कर लेती हूँ। क्या समझते हैं बुनियादी अंसर क्या है, एलिमेंट क्या होना चाहिए फ़ोटोग्राफी में? देखिए, जो फ़ोटोग्राफी है इसकी टेक्निक जो है वो तो मेरे ख्याल 2-4 लेक्चरों में इसकी टेक्निक समझ जाते हैं, जिससे इंस्ट्रूमेंट की, जिसे हम टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, ये अपर्चर है, ये शटर है, ये फोकल लेंथ है, ये लेंस जो है वेरिएबल फोकल लेंथ वाला लेंस है, जूम कहलाएगा, ये
टेक्निकल पहलू ऐसे हैं जो आप 2-4 दिनों में 2-4-5 लेक्चर्स में आपको आ जाते हैं। उसके बाद एस्थेटिक्स आ जाती है, सेंस ऑफ लाइट, सेंस ऑफ कंपोजिशन, सेंस ऑफ कलर। अब सेंस ऑफ सब्जेक्ट कि अब ये किस सब्जेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। एक तो टेक्निकलिटीज़ है ना कि अगर आप स्पोर्ट्स की फोटोग्राफी करने वाले हैं या आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किस तरह के लेंसेज चाहिए वहाँ, और किस तरह की कैमरा की बॉडी चाहिए, कि इसके हाईएस्ट शटर स्पीड कितनी है, फिर उसके लिए कितने डाई का लेंस चाहिए जो इतना हाई शटर्स के ऊपर उसका अपर्चर इतना खुल सके कि वो एम्बियंट लाइट जो है उसको कंपनसेट कर सके। ये तो एक बड़ी वास्ट है वैसे फील्ड, इसके अंदर भी बड़ी टेक्निकलिटीज़ के अंदर भी मैं समझता हूँ जब आप जॉनरा तब्दील करते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहे हैं तो सर्टेनली यू विल ऑलवेज सेट योर शटर स्पीड ऑन अ हायर साइड, देन यू नीड अ लेंस विद अ बिगर डायफ्राम। उसके ऊपर फिर उसकी कंपोजिशन आप ले रहे हैं, फिर अगर आप नेचर फोटोग्राफी कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं, उसके लिए जगह का इंतखाब बहुत अहम होता है कि किस जगह जाना चाहिए। अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं फिर भी एक शायर की तरह कंपोजिशन, हम आमतौर पे मैं ये कहूँगा कि जो शख्स जैसे जिसे आप जर्नलिज्म फोटोग्राफी कहते हैं, जर्नलिज्म फोटोग्राफी या जिसे फ़ोटो जर्नलिज्म भी कहते हैं, तो वो फोटोग्राफी जो जर्नलिज्म के लिए की जाए, जिसके अंदर जो हो रहे हैं हालात हैं, आप लोगों के हालात लोगों तक पहुंचाते हैं, और उसके ऊपर फिर आपको जब ये टेक्निकल चीज़ें देखते हुए कि लाइट कैसी पड़ रही है, यहाँ मुझे फ्लैश एज ए फिलर यूज़ करने चाहिए कि नहीं, ये तो टेक्निकलिटीज़ है। सब्जेक्ट की कंपोजिशन, मिसाल के तौर पे आप कई दफ़ा इतना जूम चले जाते हैं कि आप उस माहौल के साथ उसकी रेलेवेंस बनाना मुश्किल हो जाती है कि ये बंदा कहाँ बैठा हुआ है। ये बड़ा ज़रूरी है। सम टाइम आप ये दिखाना भूल गए हैं कि इसका एनवायरनमेंट दिखाना ज़रूरी था कि ये कहाँ पे है। फिर उसके बाद जो आर्टिस्टिक फोटोग्राफी होती है, जैसे आप बिल्डिंग्स की या आर्किटेक्चरल या स्ट्रीट फोटोग्राफी या लाइफ आप दिखा रहे हैं, एक लाइफ होती है कि आप लाहौर की लाइफ दिखा रहे हैं, अंदरून शहर की है, तो वहाँ पे आपको अपने आप को इतना दिमाग खाली करना चाहिए, एक एलियन की तरह या एक फॉरेनर की तरह देखें चीज़ों, वरना एक लाल रंग के दरवाजे के आगे किसी पठान की वो बड़े आवेज़े लटक रहे होते हैं साइकिल के, वो खड़ी है, हमारे लिए कोई इतनी अहम चीज़ होती नहीं। तो एक फॉरेनर की तरह सोचना पड़ता चाहिए, चीज़ों को एक एलियन की तरह, एक फॉरेनर की तरह देखें कि ये यहाँ पे ये साइकिल खड़ी कितनी ज़बरदस्त लग रही है, तो आप फोटोग्राफ, तो ये इसके लिए स्टडी भी चाहिए, कुछ फ़लसफ़ा भी चाहिए, कुछ एस्थेटिक्स के लिए, बाकी टेक्निक्स है वो जल्दी आती है। जो एक चीज़ होती है ना, आपके दिमाग जो देखने वाली नज़र जो होती है, तो लेकिन ये नज़र पैदा की जा सकती है। हम जब बच्चों को सिखाते हैं तो उनको देखना सिखाते हैं, हाउ टू सी द थिंग्स, कैसे देखते हैं चीज़ों को, तो ये भी एक ज़रूर आर्ट है अपने आप में। सर, आप कोई पैगाम देना चाहें हमारे नए बच्चों को, तालिब इल्मों को, स्टूडेंट्स को? मैं पैगाम जो है वो ये दूँगा कि मेरा तो सारी उम्र यही रहा है कि कोई काम जो है, जो भी काम करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये करें और ये ना करें, मुझे नहीं पता आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, आप जो भी काम करना चाहते हैं उसके इश्क में मुब्तला हो जाएं, बस आप उसके इश्क में मुब्तला हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ आप एक्सेल करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, मोहब्बत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आप करना चाहते हैं मोहब्बत से साथ करें, जुनून के साथ करें, जोश के साथ करें, आप कामयाब हो ही जाते हैं, चाहे आपके पास डिग्री हो या ना हो, डिग्री हो या ना हो। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ इसरार चिश्ती साहब। उम्मीद करती हूँ आपने हमारी गुफ्तगू को एंजॉय किया होगा।
मज़ीद इसी तरह के प्रोग्राम्स देखने के लिए आप विज़िट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त।